अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 27 है। चैप्टर 7 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें हम थोड़ा सा उसमें ये स्टडी कर रहे थे कि सिंगल प्रॉमिस जो होता है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रॉमिसर हो, उसको किस तरह परफॉर्म किया जाता है। और देन जो जॉइंट प्रॉमिसेस होते हैं, जिसके अंदर जॉइंट प्रॉमिसर्स होते हैं, उनको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो क्विकली ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सिंगल प्रॉमिस तो सिंपल चीज़ है कि वो बंदा खुद भी परफॉर्म कर सकता है। फिर अगर वो ज़िंदा है तो किसी को बतौर एजेंट किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को भेज सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है। या अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है जी, ये हमने कुछ स्टडी किया है। और अगर हम जॉइंट प्रोमिसर्स की बात करें, जॉइंट से मुराद है कि एक से ज़्यादा प्रोमिसर्स हैं, एक से ज़्यादा लोगों ने वादा किया हुआ है परफॉर्म करने का। अब क्या किया जाए? तो भाई इस केस में यह है कि अगर तो वो लोग ज़िंदा हैं सारे के सारे, तो तमाम जो लोग हैं, तमाम प्रोमिसर हैं, 2 3 4 5 7 जितने भी हैं, दे विल परफॉर्म जॉइंटली एंड सेवरली। जॉइंटली एंड सेवरली से मुराद क्या है कि भाई वो जॉइंटली इकट्ठे भी 5 के 5 लोग परफॉर्म कर सकते हैं, और किसी एक बंदे से भी परफॉर्म करवाया जा सकता है। किसी एक शख्स की भी जिम्मेदारी उतनी ही है। ठीक है, वो ये नहीं कह सकता मैंने नहीं परफॉर्म करना, उसको भी करना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। बेसिकली यही होती है ना कि मैं बाकी 4 लोगों की भी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, यार मैं परफॉर्म करूंगा। हाँ, बाकी 4 से मैं पैसे बार में जरूर रिकवर करूंगा, वो मेरा उनके साथ एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जो बाहर की पार्टी है, जो प्रोमिजी है, प्रोमिजी अगर मुझे अकेले को कह रहेगा भाई परफॉर्म करो तो मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ें हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चीज़ मैंशनड नहीं है तो बाई डिफॉल्ट, बाई जनरल रूल ये चीज़ें लगती हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया कि सिर्फ एक ही बंदा करेगा, या सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ जॉइंटली ही परफॉर्म करेंगे, तो फिर हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर जिंदा है तो ये सीन हो जाएगा। अच्छा, अब जिंदा ही थे लेकिन एक पार्टी डिफॉल्ट कर गई है। डिफॉल्ट मतलब उसने कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं है, या ये हैं बाकी के नहीं है। तो भाई जो भी नुकसान हुआ है डिफॉल्ट करने वाले की वजह से, वो बाकी के जो प्रोमिसर्स बच चुके हैं वो उसको इक्वली शेयर करेंगे अपने अंदर उस नुकसान को। ठीक है। अच्छा, फिर एक केस आया था कि जिंदा हैं सारे, लेकिन किसी एक को प्रोमिजी ने रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है कि भाईजान आपसे मैं आप नहीं लूंगा पैसे, या नहीं आपसे परफॉर्म करवाऊंगा। कोई और भी अगर परफॉर्मेंस हुई, देखिए रिलीज किया है प्रोमिजी ने, और किया है सिर्फ एक बंदे को, बाकियों को नहीं किया, बाकियों ने वैसे परफॉर्म करना है। और सेकेंडली, क्योंकि प्रोमिजी ने रिलीज किया, प्रोमिसर्स ने रिलीज नहीं किया। भाई प्रोमिसर कहेंगे भाईजान उसने तो तुम्हें माफ कर दिया, ना दो उसको, लेकिन हमें तो दो ना भाई, हमारा जो हिस्सा बनता है। ठीक है, तो प्रोमिसर उससे लाजमी ले लेंगे। ये दोनों बातें आपने लाजमी लिखनी है। अगर प्रोमिसी किसी को रिलीज कर रहा हो तो क्या लिखनी है? भाई प्रोमिसी अगर रिलीज करता है एक शख्स को तो वो परफॉर्म नहीं करेगा, बाकी अभी भी करेंगे प्रोमिसी की तरफ। लेकिन सेकेंडली, वो जो रिलीज हुआ है बंदा, मतलब जिसको छोड़ दिया गया है, वो शख्स बाकी प्रोमिसर्स की तरफ अभी भी लायबल है। ठीक है, प्रोमिसी की तरफ नहीं है, प्रोमिसर्स की तरफ अभी भी लायबल है। अच्छा, फिर हमने देखा कि अगर किसी प्रोमिसी की एक दो की मतलब सारे के सारे नहीं, कुछ प्रोमिसर्स की डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होगा? तो भाई जब डेथ हो जाती है, इसको कहते हैं डेवोल्यूशन होगी, डेवोल्यूशन ऑफ लायबिलिटी। डेवोल्यूशन ऑफ लायबिलिटी किसके ऊपर जाती है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। ठीक है, वो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो जिंदा जो डेथ होगी जिसकी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस जो जिंदा प्रोमिसर्स हैं, जॉइंटली वो अब काम करेंगे। अब वो सेवरली वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सेवरल वाला कॉन्सेप्ट लगता है जब जिंदा हो सारे के सारे। ठीक है, जैसे किसी की डेथ हुई है, अब डेथ वाले का डिसीज्ड प्रोमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस जो अलाइव प्रोमिसर्स हैं, ठीक है, वो जॉइंटली करेंगे। अच्छा, अब अगर सारे के सारे प्रोमिसर्स की डेथ होगी तो फिर तमाम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली करेंगे। ओके भाई, आई समझ? ये हमने जी कल देखा था। और एक फिर हमने बात पढ़ी कि अगर प्रोमिजी की तरफ से भी हमने पढ़ लिया कि प्रोमिजी का राइट भी तो है ना क्लेम करने का, कि हाँ मैं प्रोमिजी हूँ, मैं आप कह रहा हूँ चलो भाई परफॉर्म करो। ठीक है, आप प्रोमिसर है, मैं प्रोमिजी हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ परफॉर्म करो। ये राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस को बोला जाता है। ठीक है, जिस तरह आपकी ड्यूटी टू परफॉर्म है, लायबिलिटी टू परफॉर्म है, प्रोमिजी की राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस है। अच्छा, अब अगर एक ही प्रोमिजी हो फिर तो मसला ही नहीं है, मैं आपसे कहूँगा आप कर दो परफॉर्म। मसला होता है अगर प्रोमिजीज ज़्यादा हों। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रोमिजीज हो गए, जिसको जॉइंट प्रोमिजी बोला जाता है, एक से ज़्यादा प्रोमिजी हो गए, भाई फिर कौन सा बंदा क्लेम कर सकता है, कौन सा बंदा जा कह सकता है परफॉर्म करो? तो कानून इस बारे में कहता है कि तमाम के तमाम जॉइंट प्रोमिसीज, तमाम के तमाम प्रोमिसीज इकट्ठे जाके क्लेम करेंगे, अनलेस
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने मेंशन किया होगा भाई एक बंदा भी कर सकता है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कर दिया तो फिर अलग बात है। अदरवाइज कानून की जनरल बाय डिफ़ॉल्ट उसका रूल क्या है कि तमाम प्रोमिसेस इकट्ठे परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना सारा, इसमें आपने अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स इन दी कॉन्ट्रैक्ट, ये लाजमी आपने लिखना है भाई, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिख दिया गया कि एक बंदा ही करेगा या सारे ही करेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट खामोश है तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक काम करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो भाई राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस अगर जॉइंट प्रोमिसेस हों तो सबके पास इकट्ठा है। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि किसी एक को ऑथराइज करके भेज दें, तो इसका मतलब भी इकट्ठे ही हो गए ना। अगर 5 लोग साइन करके या कोई चीज़ मतलब इम्प्लाइडली औरली किसी एक बंदे को भेज देते हैं यार ये हमारी तरफ से आ रहा है, तो बस फिर सबकी तरफ से हो गया ना राइट टू क्लेम। ओके भाई, ये हमने सारी कल चीज़ें देखी थी। चलें जी, आज आ रहे ज़रा टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। ये हम जो प्रॉपर टाइम, रीजनेबल टाइम, प्रॉपर प्लेस, रीजनेबल प्लेस कहते रहते हैं, वो आज पढ़ेंगे। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, भाई किस जगह पे करना है, किस टाइम पे परफॉर्म करना है, ये पढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा इसका है तरीका, अभी देख लेते हैं। देखिए इसके ना डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, वो कहते हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ आप पढ़ लें, तकरीबन आपके समझ लें 5 सिनेरियो बन रहे हैं। पहला सिनेरियो क्या है, नो टाइम स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। अच्छा, पहले एप्लीकेशन टू बी मेड का मतलब समझ लें, क्योंकि आगे आता रहना, कभी आएगा एप्लीकेशन टू बी मेड, कभी आएगा नो एप्लीकेशन टू बी मेड। एप्लीकेशन टू बी मेड से मुराद क्या है कि भाई अप्लाई करना, कहना, उसको याद दहानी करवाना। सही, याद दहानी आप कह लें, होता है याद करवा देना यार मुझे कहाँ पे आना है, ये वो चीज़ है। उसको अप्लाई करना कि सर आएँ ज़रा प्लीज़ इसको परफॉर्म करें। एप्लीकेशन टू बी मेड से ये मुराद है। और नो एप्लीकेशन टू बी मेड से मुराद क्या कि याद दहानी नहीं करवानी, बस जो बात हो चुकी थी अब आपने खुद ही उसके हिसाब से चलना है आगे। आगे ये बात समझ। एक केस है इसमें प्रोमिसी एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन लिख के नहीं, वही सिंपल बात है, उसे कॉल करके कह रहेगा हाँ यार उस जगह फलां फलां तुमने करना था, ठीक है। और ऐसा प्रैक्टिकली होता है ना कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको डिलीवर करनी है चीज़ें मैंने आपको फॉर एग्जांपल 5 लैपटॉप डिलीवर करने हैं, आपने कहा यार ये मुझे पूछ लेना बस, ठीक है, या मैं आना आपको बताऊंगा, ये पैसे आपके पास आ गए, मैं खुद ही आपको बता दूंगा। अब जब तक आप बता ही नहीं रहे मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ? आपका मतलब वो है ना क्या उसे ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आपने मुझे कहा था यार मैं तुम्हें बताऊंगा और तुमने आना है। ये होती है ना चीज़, मैं कहूँगा तो आना है। तो भाई आप प्रोमिसी जो है वो एप्लीकेशन देगा एक किस्म की, ओरल या इम्प्लाइड वे में, भाई इस तरह आपने करना है। नो एप्लीकेशन टू बी मेड से मुराद गया कि भाई बात हो चुकी है, बस फाइनल हो गई है, बस अब कोई वो याद दहानी नहीं करवाएगा, मैंने ही करना है, प्रोमिसर ने जो भी करना है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं पहला केस क्या है। नो स्पेसिफाइड टाइम, टाइम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड, और ना ही याद दहानी करवाएगा आपका प्रोमिसी। अब क्या होगा, सर्कमस्टांसेस ने बताया, मिसाल तौर पर उसने कहा नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड एंड द प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। प्रोमिसी नहीं आपको याद करवाएगा काम करने का, आपको बस बता दिया कि आपने करना है। तो फिर क्या, किस टाइम पे करना है वो देखा जाएगा। वो कहता है भाई इस केस में द प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया तो भाई एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपने परफॉर्म करना है। द क्वेश्चन व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम इज इन ईच पर्टिकुलर केस अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये ऑब्वियसली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से मुराद है कि उस वक्त के फैक्ट्स जो हैं, उस वक्त की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक देखा जाएगा कि रीजनेबल टाइम से क्या मुराद है। आइए बात समझ या नहीं। देखें आपको अगर मैं आपको कहूँगा, अभी हम पीछे भी एग्जांपल वो ले रहे थे, मैं प्रोमिसी हूँ, आप प्रोमिसर हैं, मैंने आपको कहा कि यार मुझे 14 अगस्त का झंडा चाहिए, 14 अगस्त को मैंने वो सेलिब्रेट करना है, तो पाकिस्तान का झंडा मुझे चाहिए, ठीक है। तो रीजनेबल टाइम इसका क्या है, या मैं आपको लेट से कहते हुए 10 तारीख के बाद मुझे ना 14 अगस्त के लिए पाकिस्तान का झंडा चाहिए। अब 14 अगस्त है और मैं आपको 10 तारीख के बाद का कह रहा हूँ, मैंने आपको टाइम नहीं स्पेसिफाई किया 11 तारीख को, 12 तारीख को, कितने बजे, कुछ भी नहीं। तो भाई रीजनेबल टाइम ऑब्वियसली यही है कि यार कोई 10 से 13 के बीच में हो जानी चाहिए चीज़। अब मैं 15 तारीख को लेके जा रहा हूँ, 16 तारीख को लेके जा रहा हूँ, ये अनरीजनेबल टाइम है। बात आ रही है समझ, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑफिस के लिए कोई लेट से स्टेशनरी चाहिए थी, मैं प्रोमिसी हूँ, मैंने आपको ऑर्डर किया, आप प्रोमिसर है, मैंने कहा मुझे ना स्टेशनरी चाहिए ऑफिस के लिए, ठीक है, वो आपने लेके आनी है।
अब आपको पता है कि यार मैंने अगर आपको टाइम नहीं बताया और ना ही मैं आपको याद करवाऊंगा, आपको मेरे ऑफिस का पता है, ठीक है, तो भाई सिंपल बात है कि जो रीजनेबल टाइम है, रीजनेबल टाइम क्या है, यही 9 to 5 9 to 6 यही होता है ना ऑफिस का। अब आप शाम को 9 बजे आ जाएंगे, रात को 10 बजे आएंगे, ऑफिस तो बंद होगा, तो क्या मैं एक्सेप्ट करने का पाबंद हूँ? नहीं हूँ भाई पाबंद। आप ये भी नहीं फिर कह सकते वैलिड टेंडर था भाई, मैंने कोशिश की थी। देखिए वो जो लिंक कॉन्सेप्ट्स के वो ऐसे ही चलेंगे, परफॉर्म करने के तरीके दो ही हैं, एक एक्चुअल है जो एक्सेप्ट भी कर लिया जाए और दूसरा कहता है टेंडर, चीज़ वही होनी है। तो अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा इसका मतलब आपकी बात चलेगी टेंडर में। अब टेंडर में जब जाएगा आप मेरे पे केस करेंगे इन्होंने क्यों नहीं स्टेशनरी एक्सेप्ट की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा भाई क्या प्रॉपर टाइम पे हुआ था? प्रॉपर टाइम उन्होंने कह रहा सर इन्होंने बताया नहीं था मुझे, तो कानून बीच में आ रहेगा, कानून ने कहना अगर ना बताया गया हो तो भाई रीजनेबल टाइम होता है। वो कहेगा अच्छा रीजनेबल, मुझे क्या पता रीजनेबल क्या है। अब यही बात है ना कि वहाँ पर जो एक कॉमन सेंस का बंदा है, एक रैशनल रखने वाला बंदा है, वो किस टाइम पे जाएगा, ठीक है। तो ऑफिस का टाइम तो ये है। आइए बात समझ। एग्जाम्पल है हामिद ऑर्डर्ड अ लार्ज फ्लैग टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, चलो ये भी वही आ गया, बट डिड नॉट स्पेसिफाई द टाइम फॉर परफॉर्मेंस, उसने ये नहीं कहा किस टाइम आना। द फ्लैग मस्ट बी डिलीवर्ड बिफोर द इंडिपेंडेंस डे, सिंपल बात है भाई, वो इंडिपेंडेंस डे से पहले जाना चाहिए, ठीक है। आइए बात समझ। मैंने एक केक ऑर्डर कर दिया ठीक है कि मेरी बेटी की बर्थडे है, तो आपने केक डिलीवर, मैंने डेट बताई हुई है उनको कि ये डेट है, ठीक है। अब वो भाई साहब मतलब टाइम नहीं फिक्स किया, लेकिन वो जब उस डेट के रात के 12 बज गए उसके बाद आ रहा है, तो मैंने अब क्या करना है यार, बात आ रही समझ, क्योंकि वो रीजनेबल टाइम पे नहीं आया वो बंदा। तो रीजनेबल टाइम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से मुराद क्या है कि सिचुएशन क्या है, ठीक है, सिचुएशन के मुताबिक ये चीज़ देखी जाएगी। अच्छा भाई आगे पहली बात समझ कि अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है और ना ही प्रोमिजी ने याद करवाना है आपको कि कब करो परफॉर्म, तो भाई फिर रीजनेबल टाइम पे कर दो आराम से। दूसरी जगह सर्टन डे स्पेसिफाइड, डे स्पेसिफाइड हो गया है, जैसे अभी मैंने डे की बात की, एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड, ये भी सिंपल बात है। डे स्पेसिफाइड, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो भाई बस सिंपल है, फिर से वही रीजनेबल टाइम आ जाएगा और क्या है, ठीक है। जैसे उसने कहा द प्रोमिसर मे परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डे एंड एट द प्लेस एट विच द प्रोमिस ought टू बी परफॉर्म्ड। ought इंग्लिश का वर्ड है ना, चाहिए, जहां परफॉर्म होना चाहिए। वो कहता है अगर डे स्पेसिफाई है, दिन बता दिया गया, टाइम नहीं बताया हुआ, सिंपल भाई रीजनेबल टाइम में जाओ ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, बिजनेस आवर्स से मुराद जिस दौरान वो बिजनेस खुला होता है, ठीक है, तो परफॉर्म कराओ। और प्लेस वो जहां पर आम तौर पे ये होना चाहिए, ठीक है, बात आ रही समझ। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि मेरी टेक्सटाइल की शॉप है, गारमेंट्स की शॉप है, ठीक है, और मैंने एक टेक्सटाइल का ऑर्डर किया हुआ रेडीमेड गारमेंट्स का काफ़ी बड़ा, मैंने तारीख बताई हुई है 15 तारीख को ले आना यार। तो यार सिंपल बात है 15 तारीख को, जिस टाइम में मार्केट्स खुलती हैं, जिस टाइम पे मेरी शॉप खुली होगी, ठीक है, देखो हो सकता है कि मेरी शॉप मार्केट के मुताबिक ना खुलती हो, ये फिर मेरा मसला है, रीजनेबल टाइम तो नहीं ना हुआ फिर। फॉर एग्जाम्पल मार्केट खुलती है 9 to 5 लेट्स से, ठीक है, अब या वैसे लेट खुलती है 9 to 9 तक कर लो, चलो 9 to 9 तक वो खुली रहती हैं। अब मैं जो हूँ मैं 9 to 7 रखता हूँ अपना। अब वो बंदा, उससे पता है सारी दुकानें 9 बजे तक तो रात खुली रहती है, वो 8 बजे लेकर आया, अब उसका कसूर नहीं है, ठीक है। अगर तो एप्लीकेशन भी नहीं इसने करनी थी, अप्लाई भी नहीं करना था, मतलब याद दहानी नहीं करवानी थी प्रोमिस ने, और डे स्पेसिफाइड था, और टाइम ऑफ बिजनेस आवर्स उसने यूजुअल बिजनेस आवर देखने थे, तो यूजुअल बिजनेस आवर उसे पता है यार पूरी मार्केट 9 to 9 खुलती, मैं उस दिन किसी वजह से 8 बजे बंद करके चला गया, तो उस गरीब का क्या कसूर है, उसने तो भाई वैलिड टेंडर किया, बात आई है समझ, ठीक है। तो लेकिन अब अगर वही बात है कि वो 9 से 9 उसे पता है खुलती हैं शॉप्स, लेकिन वो बंदा आ रहा है रात के 12 बजे, तो अब वो क्या करना है सामान को मैंने, ठीक है, या प्लेस क्या है, वो घर पे लेके आ गया, सर ये आपके दुकान का सामान, भाई घर पे मैंने क्या करना है उसको, ठीक है, बात आई है समझ। तो ये आजम प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स एट बाबर्स वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी, आजम ब्रिंग्स द गुड्स टू बाबर्स वेयर हाउस बट आफ्टर द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस, बाद में लेकर आया, उसका वो घर चला गया, वो बंदा वो पीछे से वो कह रहा है यार सामान उतरवाएं, कहता हम नहीं अवेलेबल, हमने नहीं रखना, वो कहता मैंने तो परफॉर्म कर दिया है, मेरा टेंडर हो गया, मैं नहीं अब परफॉर्म करूँगा, वो कहेगा चलो भाई देखते हैं फिर अदालत में तुम्हें, तो अदालत में जाके यही फैसला होगा कि सर यूजुअल बिजनेस आवर्स में आप नहीं है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट केस क्या, सर्टेन डे स्पेसिफाइड
दिन भी बताया हुआ है और एप्लीकेशन टू बी मेड बाय प्रोमिजी, और प्रोमिजी साहब याद दहानी करवाएंगे। ठीक है जी, प्रोमिजी साहब क्या करेंगे, याद दहानी करवाएंगे। इसमें देखें रूल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिजी टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस। अब भाई उसका प्रोमिजी की ये ड्यूटी है, उसने कहा था ना मैं याद करवाऊंगा, और भाईजान आपने उसको प्रॉपर टाइम भी बताना है, यूजुअल आवर्स के दौरान प्रॉपर प्लेस भी बतानी है कहाँ पे परफॉर्म करना है, क्योंकि उसे तो नहीं पता। फिर वो ये प्रॉपर टाइम एंड प्लेस क्या हुआ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अदील ऑर्डर्ड डेकोरेशंस टू बी इंस्टॉल्ड ऑन 17 अगस्त ऑन ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स बर्थडे। ओ ठीक है जी, उसने कहा कोई डेकोरेशन वगैरह करनी है तो 17 अगस्त को। ठीक है, तो इस केस में अब भाई हम ये मतलब अगर लेकर चलें कि अदील ने अप्लाई करना है, अदील ने बताना है, तो भाई अदील साहब जाहिर है उसे कॉल करके कहेंगे कि यार आ जाओ, चलो इस टाइम पे लगा दो, ठीक है, या आपका इस जगह पे आग करना है, वो ऑब्वियसली बताएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख लें, शादी में वो मसहरी टाइप बनती होती है ना, सही है, जब शादी होती है उस दिन, तो अब वो आमतौर पे होता है कि यार क्योंकि फ्रेश फूल लगने हैं उसमें और वो सारा सिस्टम है, तो आप पहले से नहीं उसको करवाते। ठीक है, मतलब 1-2 दिन पहले नहीं करवाते, वो मुरझा जाएंगे, और वो बड़ा ताज़ा सा काम करना होता है। ठीक है, ताकि खुशबू आ रही हो और सिस्टम ओके हुआ हो। तो भाई वो आप फिर कब कर रहे होते हो, आप आमतौर पे जो होता है वो यही होता है कि प्रोमिजी ने कहा होता है कि भैया आपने करना है, लेकिन वो खुद फिर कहता है मैं बता दूंगा आपको, मैं बुला लूँगा। ठीक है, तो भाई जब वो बारात जाती है, ठीक है, तो पीछे घर में कोई ना 1-2 लोग होते हैं, वो पीछे से वो अरेंज करते हैं, वो फिर वो कॉल करते हैं यार आ जाओ जल्दी करते हैं, ये काम करें। ठीक है, पीछे से वो काम हो रहा होता है सारा। आ रही है बात समझ? तो ये आप लोगों के साथ देखा भी होगा, आपके साथ अल्लाह करे हो भी जाए। ठीक है, आप भी वो क्या कहते हैं लड्डू है, लड्डू खा के देखें, मीठा है कड़वा है। अच्छा जी, नो प्लेस फिक्स्ड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। भाई ना तो जगह फिक्स है, ना तो जगह का पता है, और ना ही उसने अप्लाई करना है। ना तो जगह का पता है, ना ही अप्लाई करना है किसने, प्रोमिजी ने। तो अब भाई क्या होगा इस केस में, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिजर। अब प्रोमिजर की ड्यूटी है उसको अप्लाई करे, उससे जगह पूछे, रिजनेबल प्लेस पूछे, ठीक है, उस पर परफॉर्म करे। ठीक है, देखें अब ऊपर वाली सिचुएशन देखें जरा। सबसे पहली सिचुएशन ये टाइम स्पेसिफाई नहीं है, जगह स्पेसिफाइड थी, मतलब जाहिर है उसने जगह वाला नहीं लिखा हुआ था, वो स्पेसिफाइड थी ना, फिर जगह का मसला क्लियर था। दूसरी चीज सर्टेन डे स्पेसिफाई था, दिन स्पेसिफाई था, जगह फिर स्पेसिफाई नहीं थी। ठीक है, सॉरी, सर्टेन डे स्पेसिफाइड था, जगह का नहीं लिखा हुआ, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि प्लेस भी क्या थी, स्पेसिफाइड थी। ठीक है, तीसरा के सर्टेन डे स्पेसिफाई है, ठीक है, जगह भी स्पेसिफाइड ही होगी, या अगर नहीं भी है लेकिन आगे लिख दिया गया एप्लीकेशन टू बी मेड बाय प्रोमिजी। जब अप्लाई ही प्रोमिजी ने करना तो जगह भी बता ही देगा ना भाई। आ रही है बात समझ? दोबारा जरा गौर से समझें, हेडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली हेडिंग है नो टाइम स्पेसिफाइड, टाइम स्पेसिफाई नहीं है, इसका मतलब जगह स्पेसिफाई होगी ना, इसलिए तो नहीं उसने मेंशन की। ठीक है, टाइम का मसला सिर्फ। दूसरे केस में सर्टेन डे स्पेसिफाई, भाई जगह का मसला है, ठीक है, जगह सॉरी टाइम का सर्टेन डे स्पेसिफाई किया हुआ, दिन बताया हुआ है, टाइम डिस्कस ही नहीं किया हुआ, या आपका जो है प्लेस वो डिस्कस नहीं की हुई। ठीक है, तो हमें प्लेस का मसला तो इसमें नहीं आ रहा। देन सर्टेन डे स्पेसिफाइड एंड एप्लीकेशन टू बी मेड, इसमें क्योंकि उन्होंने आगे लिख दिया एप्लीकेशन टू बी मेड, तो एप्लीकेशन से मुराद है कि वो याद करवाएगा, उसको बताएगा प्रोमिजी। तो भाई जब वो जगह का, वो दिन का बता रहा होगा, साथ साथ वो जगह का भी बता देगा। ये वाला केस जो है ना, वो है नो प्लेस फिक्स्ड, इसमें जगह फिक्स नहीं की गई। मतलब है कि ऊपर वाले सिनेरियो में टाइम या दिन की बात करें, यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने बात किसकी कर दी है, जगह ही नहीं पता। तो भाई जब जगह ही नहीं पता तो फिर प्रोमिजर अब जब जगह ही नहीं पता परफॉर्म किधर करना है, बेशक वो करेगा यूजुअल आवर्स के अंदर। इसका मतलब है कि जगह का मसला है, टाइम का मसला यहाँ पे नहीं है। टाइम बताया होगा या नहीं भी बताया तो ऊपर वाले सिनेरियो के मुताबिक यूजुअल बिजनेस आवर्स में हो जाएगा। मसला है जगह का, तो भाई जगह तो फिर पूछनी पड़ेगी आपको, तो फिर प्रोमिजर पूछेगा, क्योंकि आगे उसने क्या लिख दिया, नो एप्लीकेशन टू बी मेड। तो भाई फिर वो नहीं याद करवाएगा आपको, उसकी ड्यूटी नहीं है, प्रोमिजर की ड्यूटी है कि उसको कॉल करे या उसको जिस तरह है वो पूछे कि भाई किस जगह पे लेके आना है, उस जगह पे परफॉर्म करे। ठीक है, एग्जांपल है अदील अंडरटेक्स टू डिलीवर 1000 kg ऑफ राइस टू बी बिलाल ऑन अ फिक्स डे। डे फिक्स हो गया, तो अब ये नहीं पता कि आगे
क्या स्नैरियो है, किस जगह पे करना है, तो भाई ये उसके लिए प्लेस पूछेगा। अच्छा, अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये पेपर में किस तरह आएगा क्वेश्चन। तो देखें ये वाले जो स्नैरियोज है ना, अगर पेपर में आए इसमें से, तो इसी तरह से सिंपल सा, मतलब कि समझ लें काइंड ऑफ रटा सिस्टम सही आ जाएगा कि भाई प्लेस स्पेसिफाई नहीं है, ये नहीं है, तो अब बताएं किस तरह से होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अब फॉर एग्जाम्पल अदील वाली हम एग्जांपल पढ़ें, अदील अंडरटेक्स टू डिलीवर 1000 kg ऑफ राइस टू बिलाल ऑन अ फिक्स डे। अब आगे आ गया बात कि अदील मस्ट अप्लाई टू बिलाल, यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है कि भाई उसने एप्लीकेशन नहीं दी, या तो ना पूरा सिनेरियो बताए। अब हम क्या अज्यूम करें कि एप्लीकेशन वो देगा प्रॉमिस या नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए ना ये वाले जो क्वेश्चन जो सिनेरियो ना, ये सिंपल या तो एमसीक्यू में आ सकता है आपको, ठीक है, या अगर थ्योरेटिकल में आया भी तो सीधा सीधा सा आएगा, यार ये सिनेरियो इसमें बताएं क्या होगा। ठीक है, केस स्टडी के अंदर नहीं आएगा आपको। अच्छा, लास्ट है जी प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय प्रोमिसी। ये तो सिंपल बात है, अगर प्रोमिसी ने सब कुछ बताया हुआ है, 5 बजे आना है, फलां और मेरे ऑफिस में आना है, इस दिन पे आना है, तो भाईजान जो बताया कर दो, सिंपल गल। द परफॉर्मेंस शुड बी मेड इन द मैनर एंड एट द टाइम विच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब्स और सैंक्शंस। ओके जी, चले अब आगे कॉन्सेप्ट है फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स्ड टाइम। चलो जी, टाइम फिक्स था, टाइम क्या था भाई, फिक्स था, लेकिन उस पर परफॉर्म नहीं किया गया। अब क्या किया जाए, तो भाई 2 सिनेरियोज होते हैं। एक सिनेरियो होता है टाइम इज एसेंस, एसेंस से मुराद है कि बहुत जरूरी है टाइम, टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट का वो है मरकज है, समझ लें उस कॉन्ट्रैक्ट का उसका क्या वर्ड यूज हो सकता है, सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, कि मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम इज एसेंस या टाइम इज एसेंशियल। और एक केस है यार टाइम इतना भी ज़रूरी नहीं है, टाइम फिक्स तो किया गया था लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है टाइम। तो भाई अब क्या किया जाए, 2 सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। एक है कि टाइम इज एसेंस, ठीक है, टाइम ज़रूरी है। दूसरा है कि टाइम एसेंस या एसेंशियल नहीं है। ठीक है, अब क्या किया जाए, सिंपल समझ आ रही होगी ना कि अगर भाई टाइम बहुत ज़रूरी था, बर्थडे थी, उसी डेट पे केक पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचा, अब ख़त्म होगी कहानी। अब तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वॉइडेबल हो गया है ना, वो वॉइड कर देगा उसको। उसके बाद ऑप्शन मौजूद है ना, अब एग्रीड पार्टी होगी या प्रोमिसी, उसने कहा यार मैंने अब फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को या 15 अगस्त को इंडिया में उन्होंने कहा कि ये हमें ये फ्लैग चाहिए। अब आप उस डे पे नहीं पहुंचा सके, आप 16 को ले आए या 15 को ले आए या 14 को ले आए, जब आपका रेलेवेंट डे ही नहीं है, तो भाई आप क्या करना है, आपने उसका ख़त्म हो गई कहानी। बात आ रही समझ। आगे ईद आ रही है, कसाई साहब आ रहे हैं चौथे दिन ईद के, की करिए उन्होंने अपना कटवा लीजिए गला, तो गलत हो गया ना, टाइम एसेंस था वहाँ पे। लेकिन कई चीज़ें होती हैं वहाँ पे टाइम एसेंस नहीं होता, टाइम इसेंशियल नहीं होता। मतलब है कि यार कोई नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे देर सवेर हो ही जाती है, खैर है। और आमतौर पे प्रैक्टिकली ऐसे हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टाइम फिक्स किया हो कि यार आप लोगों ने ना, लेट से मैं घर बना रहा हूँ, तो ईंटें जो हैं वो सुबह 12 बजे पहुँच जानी चाहिए। आपको पता है वो ऐसे कहते हैं सर पहुँच जानी है, वो आते आते उनको 3-4 बज गए। ठीक है, और मेरी लाइट से काम चल भी रहा था, अभी कोई फ़ौरन इमरजेंसी भी नहीं थी, तो मैं क्या ख़त्म कर दूँ, वॉइड कर दूँ? नहीं, मैं हूँ यार क्या यार तुम लोग भी बस ये वो, चलो उधर फेंको ईंटें, ख़त्म बात, ऐसी है। तो भाई इसको देखते हैं। उसने कहा जी जब टाइम इसेंशियल और टाइम इसेंशियल ना हो, पहले नंबर पे द टाइम इज इसेंशियल टू अ कॉन्ट्रैक्ट इफ द इंटेंशन ऑफ पार्टीज की इंटेंशन, चाहे वो इंटेंशन इम्प्लाइड हो चाहे एक्सप्रेस हो। देखें हमें पता है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज एज इंपॉर्टेंट, इज एज इन्फोर्सेबल एज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इवन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भाई सारे की अहमियत बिल्कुल एक सेम है। कुछ बस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि रिटर्न होने चाहिए, जो हमें याद है, आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, कंप्लीटेड गिफ्ट का रिटर्न होना चाहिए, टाइम बार डेट का रिटर्न होना चाहिए, नेचुरल अमाउंट ऑफ एक्शन का रिटर्न होना चाहिए। सही है, वो बेशक है, वहाँ पे कानून स्पेसिफाई करता है। अदरवाइज अदर देन दैट हज़ारों लाखों किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, छोटे मोटे, हर जगह पे जाते हुए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और अक्सर हम ओरल कर रहे होते हैं या इम्प्लाइड कर रहे होते हैं। रिटर्न तो बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, सबकी एक जैसी अहमियत है। ठीक है, ये हमें बात बिल्कुल अंदाज़ा है इस चीज़ का। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई टाइम इज एसेंशियल टू अ कॉन्ट्रैक्ट इफ द इंटेंशन ऑफ पार्टी, चाहे वो इंटेंशन एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, बस समझ आनी चाहिए ना दोनों को। अगर दोनों को समझ आ चुकी है तो इम्प्लाइडली भी समझ आ सकती है।
वो दैट टाइम शुड बी ऑफ एसेंस। कहते हैं अगर दोनों पार्टीज की इंटेंशन ये थी कि यार टाइम के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं है तो भाई वो टाइम तो एसेंशियल हो गया। फॉर एग्जाम्पल अदील ऑर्डर्ड यम बेकर्स फॉर अ बर्थडे केक टू बी डिलीवर्ड ऑन 22 फेब। अब देखें ना 22 फेब को उसने यम बेकर्स को एक बर्थडे केक के लिए ऑर्डर किया है, तो सिंपल बात है भाई 22 मीन्स 22, ठीक है। 14 फेब को आपने किसी को कह दिया बुके लेकर आना है, तो 14 फेब मीन्स 14 फेब, सही क्या 14 फेब को क्या घर वालों को तो जाके देना फूल। द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्लियरली इंडिकेट्स दैट द टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखें वो बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, जब बोल दिया बर्थडे केक है, ठीक है, बच्चे की है, किसी की बर्थडे है आपके किसी अजीज़ की, तो भाई इसमें बताने की नीड है कि मुझे इसी डेट पे चाहिए लाजमी, इम्प्लाइड है, ना ही बोलो उसे पता है। आ गई है बात समझ, ठीक है। एक शख्स है उसकी शादी है, अब उसने लेट से उस दिन वो 3 पीस वगैरह पहनना है, वलीमा डे बताया हुआ है कि यार उस डे पे ना मेरा वलीमा है, तो ऑर्डर भी किया हुआ है वो 3 पीस आप लेके आए ना, तो भाई उसका क्या मतलब है, उसका यही मतलब है कि टाइम इज एसेंस। आपने उस दिन मतलब है कि अगर शाम का कहा हुआ है 7 बजे का वलीमा, तो भाई लाजमी है कि 3-4 बजे मैक्सिमम आप वहाँ पे पहुँचा दो। अब आप रात को 10 बजे लेकर आ रहे हो जब शादी हॉल बंद हो जाते हैं, इवेंट हॉल्स बंद हो जाते हैं, तो भाई उस वक्त उस गरीब ने पहन के क्या करना है, तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो भाई आपका जो है एसेंस था टाइम। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम व्हेन टाइम इज एसेंशियल। देखो पहले उसने बता दिया कि एसेंशियल से मुराद में ले क्या रहा हूँ, अब वो 2 सिनेरियो का था कि टाइम एसेंशियल है, टाइम एसेंशियल नहीं है। टाइम एसेंशियल है तब क्या होगा, चले, इन केस द परफॉर्मेंस इज नॉट मेड विद इन और एट टाइम फिक्स्ड एंड टाइम इज एसेंस। टाइम एसेंस था, टाइम इंपॉर्टेंट था। द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ इट एज रिमेन्स अनपरफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट अगर सारे का सारा अनपरफॉर्म्ड है या जितना अनपरफॉर्म्ड रह चुका है, देखो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कुछ चीज़ें परफॉर्म हो चुकी हों, कुछ परफॉर्म होनी रह गई हों, बात आ रही है समझ, कुछ चीज़ें परफॉर्म हो गई हों, कुछ चीज़ें परफॉर्म होनी रह गई हों। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जी आपने बर्थडे 22 फेब की लेट से वही एग्जांपल ले लेते हैं, आपने उसकी डेकोरेशन भी करनी है, केक भी लेकर आना है, ठीक है। डेकोरेशन तो हो गया, केक नहीं आया टाइम के ऊपर, बात आ रही समय, केक नहीं आया, तो भाई जो परफॉर्म हो गया वो तो चलो अब क्या करें, ठीक है। लेकिन जो अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ उसका देख लेते मुकद्दर क्या होगा, और सेकेंडली अगर पूरे का पूरा ही नहीं परफॉर्म हुआ तो पूरे का मुकद्दर क्या होगा वो देख लेते हैं। उसने कहा इन केस द परफॉर्मेंस इज नॉट मेड विद इन और एट अ फिक्स टाइम एंड टाइम इज एसेंस, टाइम एसेंस था, द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ इट एज रिमेन्स अनपरफॉर्म्ड बिकम्स वॉइड एबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। भाई ये प्रोमिसी की ऑप्शन पर वॉइड एबल हो गया, वो उसको वॉइड कर सकता है वो चाहे तो, क्योंकि भाई टाइम एसेंस था, ठीक है। टाइम के बाद वो कहते हैं लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, तो भाई ये वही सीन है। अगर टाइम के बाद आप आ गए, अब आप खुद खा लें ये चीज़, अब आप खुद यूज़ कर लें, अगले बंदे के काम की ये चीज़ नहीं है, ठीक है। ही मे रीसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, रीसेंड मतलब टर्मिनेट कर सकता है, एंड सू फॉर द ब्रीच कॉज बाय नॉन परफॉर्मेंस। ब्रीच से मुराद है कि भाई उसने जो नॉन कंप्लायंस किया, वायलेशन किया कॉन्ट्रैक्ट की, उसके लिए उसको सू भी कर सकता है, उस पर केस भी कर सकता है, उससे डैमेजेस वगैरह भी, फांसी नहीं लगवा सकता है, वही डैमेजेस वगैरह होते हैं, चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आजम एग्री टू डिलीवर 20 बुक्स टू बाबर ऑन 12 मई 2011 इन विच डिलीवरी टाइम वॉज इम्पोर्टेंट एज बुक्स वर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्जीबिशन। देखें अब उस ये देखें, ये हम इसके रट्टे नहीं लगा सकते कि फलां 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 स्नैरियो के अंदर टाइम एसेंस हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, कॉमन सेंस है, आपने स्नैरियो समझना है। फॉर एग्जांपल अब ये स्नैरियो क्या है, एक एग्जीबिशन होनी है, एक नुमाइश होनी है, उसके लिए एक बंदे ने ऑर्डर की हुई है किताबें हैं, वो किताबें लेकर मैंने नुमाइश में रखनी है। अब बंदा उस टाइम पे नहीं लेके आ सका, अब उसका मकसद क्या था बुक्स लेने का, पढ़ना थोड़ी था, बेचना था एग्जीबिशन के अंदर। अब आप नहीं लेके आ सके तो भाई ख़त्म होगी ना कहानी, अब मैंने क्या सर पे मारनी है, टाइम एसेंस था, तो वहाँ पे आपको बताया नहीं हमेशा जा रहा होगा टाइम एसेंस, आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। आ रही समझ, देखिए हमने जो एग्जांपल्स ली हैं बर्थडे की, शादी की, ये वो, इसमें आपको लॉजिकली नज़र नहीं आ रहा कि यार टाइम बड़ा ज़रूरी है, तो आपने समझना है टाइम ज़रूरी है और आपने लिखना है, ठीक है, उसके अंदर लिख कर करना है कि भाई टाइम क्योंकि एसेंस है, वो वही है ना, लीगल प्रोविजन भाई लाजमी है, लीगल प्रोविजन के बगैर फारिग है, सारा आपका सारा आंसर ही आपका फारिग, जितना मर्जी आप जवाब लिखते हैं फारिग है वो, ठीक है।
सबसे पहले लीगल प्रोविजन लिखनी है कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हेन द इंटेंशन ऑफ पार्टीज वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है, appears to have the time as essence of the contract, the time is essential. In this case, if the performance or a part of a performance has not been performed within or at a fixed time, the contract becomes क्या बन जाता है भाई, voidable at the promise of at the option of promise. Simple. आ रही बात समझ कि भाई अगर आप नहीं परफॉर्म करेंगे वॉइडेबल हो जाएगा। ये अब आपने अकल इस्तेमाल करके उधर देखना है कि क्या सीन है। तो भाई इसमें देखिए आजम फेल टू डिलीवर बाय दैट टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पावर, सिंपल एज दैट। चले नेक्स्ट आ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम एंड टाइम इज नॉट इसेंशियल। भाई टाइम एसेंस नहीं है, टाइम इसेंशियल नहीं है, कोई नहीं थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है चीज़ों में, कोई मसला नहीं है। इस केस में क्या होगा, वो कहता है इन केस द परफॉर्मेंस इज नॉट मेड विद इन अ or fixed time and time is not essence, the contract is not voidable, contract is not voidable at the option of the promisee, but voidable तो नहीं है, but सब आगे, but the promisee is entitled to compensation from the promiser for any loss occasioned to him by such failure। हाँ, occasioned का मतलब caused to him आप लिख लें, जो उसको इस वजह से हुआ। वो कहता है कि भाई अगर टाइम एसेंस नहीं था तो कोई नहीं यार, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो ही जाता है मामला, कोई मसला नहीं है, लेकिन वॉइडेबल तो नहीं होगा। बट प्रोमिसी को अगर कोई लॉस हुआ है इस वजह से, लेट होने की वजह से, देर से आने की वजह से कोई नुकसान हुआ है, तो वो भाई वो ज़रूर उससे भरवा लेगा, वो कंपनसेशन के लिए ज़रूर केस कर सकता है, लेकिन वॉइड नहीं कर सकता। इसको एग्जाम्पल देखें, आजम प्रोमिसेस टू डिलीवर अ कार टू बाबर ऑन 1 मई, टाइम नॉट बीइंग एसेंशियल, टाइम एसेंशियल नहीं था। देखो अब इसी के अंदर अगर वो ये उससे कहता है यार मैंने 2 मई को आगे डिलीवर करनी है गाड़ी, मैंने पैसे पकड़े हुए हैं अगले बंदे से, बयाना मैंने लिया हुआ है, मुझे 2 मई को डिलीवर करनी है आगे गाड़ी। अब टाइम एसेंस था, उसे 2 मई से पहले मतलब कि देनी पड़नी थी उसको गाड़ी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, उसने सिंपल कहा कि 1 मई को देनी थी, तो भाई टाइम एसेंस नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास ऐसी कोई, तो आप लिख सकते हैं टाइम इज़ नॉट एसेंशियल, उन्होंने खैर वैसे ही लिख दिया। आजम डिलीवर्स इट ऑन 9 मई, ओए हम भाई 9 मई की मजम्मत करते हैं, ठीक है, तो वो 9 मई को गाड़ियाँ बेची जा रहे हैं यार, इनको शर्म ही नहीं आ रही, इतना दिन है वो, तो नहीं बेचनी चाहिए गाड़ी, ठीक है। आजम डिलीवर्स इट ऑन 10 मई कर लो भाई, बाबर विल हैव टू एक्सेप्ट द डिलीवर बट ही कैन क्लेम डैमेजेस। तो भाई देखें टाइम एसेंस ही नहीं है तो वो डिलीवरी को तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर उसके कोई नुकसान हुआ है किसी तरह का तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है ना कि यार मैंने लेट से ऊबर पे चलानी थी, क्रीम पे चलानी थी, अब इतने दिन मैंने नहीं चलाई, मैंने बताया भी हुआ था, तो मेरा नुकसान हो गया, ये तो चलो एक बात समझ आती है, वो भाई भरो। या कोई और रीज़न है, फॉर एग्जांपल 1 मई को मैं लाहौर में मौजूद था, मैं यहाँ से गाड़ी ले लेता, अब आपने नहीं दी, मैं लेट से फैसलाबाद चला गया, मुझे दोबारा वहाँ से आना पड़ा है, तो मेरा ये खर्चा हुआ है, वो खर्चा भरो अब, ठीक है। तो इस तरह का सिनेरियो हो सकता है। भाई आइए गल समझ, टाइम एसेंस है, टाइम एसेंस नहीं है। अच्छा अब एक लास्ट आज का जी कॉन्सेप्ट, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिलेड परफॉर्मेंस। डिलेड परफॉर्मेंस क्या होती है, इधर क्या होती है? डिलेड परफॉर्मेंस से मुराद क्या है कि भाई आप जिस टाइम पे परफॉर्म करना उस पर नहीं कर सके, बेसिकली वही कि टाइम एसेंस था या टाइम लेट से एसेंस नहीं भी था, उसके बाद जाके अगर आपने परफॉर्म किया है, ठीक है भाई, उसके बाद जाके आपने परफॉर्म किया है, तो इसको डिलेड परफॉर्मेंस कहा जाएगा। आप इसमें टाइम एसेंस वाले एग्जांपल ज़्यादा रेलेवेंट है, कॉन्सेप्ट वही है, टाइम एसेंस था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल था, कर सकता था ना वॉइडेबल, ऑप्शन होती है ना भी करना चाहे तो कर सकता, वो भी रुक भी सकता है भाई। टाइम एसेंस था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल था, लेकिन स्टिल प्रोमिसी साहब जो हैं वो डिलेड परफॉर्मेंस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो यार हो गई है ना परफॉर्म, बस ठीक है। टाइम बेशक एसेंस था, देखें बात अगेन वो है कि वॉइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एबल है, पता है ना, मैं सारा ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं हो गया कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एबल था, लेकिन उसने वॉइड नहीं किया, उसने डिलेड परफॉर्मेंस को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। अब देखते हैं, इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोमिसेस फेलियर टू परफॉर्म इस प्रॉमिस एट द टाइम एग्रीड, मतलब कि जहां पे टाइम एसेंस हो,
द प्रोमिजी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रोमिस एट एनी टाइम अदर देन दिस स्पेसिफाइड, वो उसके बाद वाले पे कर लेता है। द प्रोमिजी कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ओकर्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस एट द टाइम एग्रीड unless at the time of such acceptance he gives notice to the promiser of his intention to do so। बड़ी लंबी इंग्लिश और एक लंबा पूरा सेंटेंस आ गया, पास जरा समझ लें। उसने ये कहा कि भाई टाइम एसेंस था, प्रोमिसर ने टाइम पे नहीं परफॉर्म किया, प्रोमिसर के पास ऑप्शन है इसको वॉइड करने का, लेकिन प्रोमिसर कहता मैं वॉइड नहीं करता, चलो यार तुमने 10 तारीख को देना था 12 तारीख को आ तो गए हो ना, ठीक है, तो वो क्या कहता है एक्सेप्ट कर लेता है। अब कानून ये कहता है अगर तो डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करते हुए प्रोमिसी उसी वक्त कह दे कि जो 2 दिन का नुकसान हुआ ना मैंने तुमसे भरवाना है, अपनी इंटेंशन उसको बता दे, तो फिर तो वो नुकसान भरवा सकते हैं। बाद में जाके उसे पैसे मांगे या वो 2 दिन के दो, कहेगा कौन से भाई 2 दिन के आपने एक्सेप्ट कर तो ली, कहेगा मैंने इंटेंशन तुम्हें बताई थी ना, चलो आओ अदालत में मिलते हैं। अदालत प्रोमिसी को रिकवर करवा के देगा 2 दिन के पैसे। गल जरा फॉलो करनी है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि भाई टाइम एसेंस था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, लेकिन लेट परफॉर्मेंस हुई है, डिलेड परफॉर्मेंस हुई है, प्रोमिसी ने फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसको प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर लिया, प्रोमिसर को नहीं बताया कि भाई कोई भी मैं कंपनसेशन तुमसे लेना चाहता हूँ। उसने कहा चलो यार मेहरबानी है तुमने परफॉर्म कर दिया। अब भाई अगर मेहरबानी होगी है तो बाद में जाके आप उस पर केस नहीं कर सकते, वो मेरा 2 दिन लेट आया था वो जरा पैसे निकालो, ठीक है, नहीं नहीं भाई आपने मुझे कहा ही नहीं था, ठीक है। हो सकता है कि आप उसी दिन ही मुझे अगर कह रहे थे कि यार देखो मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे नुकसान भरवाऊंगा, तो मैं कहता भाई फिर तुम नुकसान ही भरवा लो, मैं परफॉर्म नहीं करता। हो सकता है ना वो कहता कि मैं फिर ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता कि भाई नहीं फिर तुम ना फारिग करो इस कॉन्ट्रैक्ट को और चलो जाओ तुम नुकसान भरवाओ। तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखो एसेंस होगा टाइम, उस टाइम पे परफॉर्म नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, वॉइड एबल है एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। प्रोमिसी उसको वॉइड कर सकता है, लेकिन अगर प्रोमिसी चूज करता है कि भाई टाइम एसेंस था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, लेकिन मैं डिलेड परफॉर्मेंस को भी एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो वो कहते हैं कि भाई वो फिर जब एक्सेप्ट कर रहा होगा उस मौके पे उसे बताना पड़ेगा प्रोमिसर को कि क्या वो उस पर केस करेगा, क्या उससे कंपनसेशन मांगेगा। अगर वो नहीं उसे कहता बाद में उससे कंपनसेशन डिलेड परफॉर्मेंस की नहीं मांग सकता। तो अगर आपने बाद में कंपनसेशन लेनी है आपको बताना पड़ेगा उसे। आगे बात समझ। एग्जाम्पल देखिए, महद प्रॉमिस टू सप्लाई ब्रिक्स टू नदीम ऑन 4th May, महद डिलीवर्स ऑन 8th May। अब यहाँ पे ज्यूम ये हो रहा है कि टाइम एसेंस था, 4th May को करना था, ठीक है, वो 8 मई को आया, नदीम एक्सेप्ट्स द डिलेड डिलीवरी, उसने एक्सेप्ट कर ली है, वाइल क्लियरली स्टेटिंग हिज इंटेंशन टू क्लेम कंपनसेशन। उसने कहा कि भाई मैं आपसे पैसे लूंगा नुकसान जो मुझे हुआ 4 दिन का, अब वो ले सकता है। लेकिन अगर ये चुप करके एक्सेप्ट कर लेता और बस कहानी खत्म हो जाती, बाद में जाकर कहता यार मैंने तुमसे नुकसान लेना होगा, कि नहीं नहीं जब तुम एक्सेप्ट कर रहे थे उसी वक्त मुझे बताते। आगे बस में चलें जी, ये एग्जाम्पल एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लें पास पेपर का, ये देख लेते हैं। गोल्डन फूड्स वाला, गोल्डन फूड्स एग्री टू सप्लाई 2500 कैन्स टू रियाज स्टोर्स अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। द डेट ऑफ डिलीवरी वॉज 31 August 2017। However, on the due date, GF refused to supply the can। उसने सप्लाई किया ही नहीं है उस डेट के ऊपर, ठीक है। पहला सिनेरियो, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट डिस्कस द राइट्स ऑफ आरजीएस। आरजीएस मतलब कि रियाज स्टोर जो प्रोमिसी है, प्रोमिसर कौन है इस केस में, गोल्डन फूड्स है। डिस्कस द राइट्स ऑफ आरजीएस इन द अबव सिचुएशन अज्यूमिंग दैट टाइम वाज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर टाइम एसेंस था तो भाईजान आपने फौरन जंप नहीं करना जवाब पे, पहले क्या लिखना है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हेन द टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन परफॉर्म एट द given time or within the given time, the contract becomes voidable at the option of promisee। hence the contract is voidable at the option of कौन है, रियाज जनरल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, ठीक है जी। ये एक हो गया। अब दूसरा केस क्या है कि भाई अभी भी वो उसे कहता है कि इंसिस्ट कर सकता है कि यार नहीं चलो आप अप्लाई वो इसको परफॉर्म तो करो इस चीज़ को, और अगर वो परफॉर्म कर देता है तो और ये डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट भी कर लेता है विदाउट इंडिकेशन ऑफ एनी कंपनसेशन, तो भाई बाहर में जाके कंपनसेशन उससे नहीं मांग सकता। लेकिन अगर ये कह दे तो भाई वो मांग भी सकता है। दूसरा केस क्या है, व्हाट वुड बी योर आंसर टू ए अबव इफ जीएफ सप्लाइड द कैन ऑन 12 September। देखा उसने 12 दिन किया है, एंड आरजीएस एक्सेप्टेड द परफॉर्मेंस बट सफर्ड अ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड सप्लाई। देखो उसको नुकसान हो गया,
ठीक है। तो भाई इस केस में यार डिलेड परफॉर्मेंस वाला केस आ गया, तो आपने पहले भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लिखना है कि इन केस ऑफ, यही ऊपर जो लिखी हुई है, इन केस ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रोमिस एट एनी टाइम अदर देन एग्रीड डेट or time the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by non performance unless at the time of acceptance he gives notice to the promiser। तो भाई अगर वो कहेगा उसे नोटिस दे देगा तो वो नुकसान भरवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं भरवा सकता। ठीक है जी। ओके भाई, चले ये था जी आज का। इंशाल्लाह फिर कल लास्ट एक छोटा सा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं, बड़ी बार हमने डिस्कस किया हुआ है, बस वो परफॉर्म किस तरतीब में होने हैं, किस सीक्वेंस में होने, रेसिप्रोकल है दोनों ने परफॉर्म करना, पहले कौन करेगा बाद में कौन करेगा, ये हमने बेसिकली कल देखना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।